Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. I'm Riaz. On behalf of Snap Academy and Know Your Neighbor, we are having this webinar on the inauguration of this online language course. So I'll briefly say a few things about this online course. So basically we had initially planned to start the course in the physical, in the real mode, but since the pandemic began with and everything has started happening online, so we thought let's start the language course also online. So that's how we came up with this idea. And Urdu, Farsi, Arabic, why we chose this language while we are in Bengal. तो एक रीजन उसका ये है कि बंगाल में जनरली बंगाल की लैंग्वेज ऑफ कोर्स बंगाली है एंड हमारी सो कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। तो उर्दू तो जो उर्दू पे जो एक हाशिए पे चली गई है वो तो सबको ही मालूम है, और फारसी और अरेबिक की तो उससे भी बुरी हालत है। और इस पे हमारे दो स्पीकर्स बोलेंगे। जो हमारा आज का वेबिनार का जो मेन टॉपिक है वो है रेलिवेंस ऑफ लर्निंग उर्दू, फारसी एंड अरेबिक in a globalized world, the challenges of learning these languages, और खासकर इंडिया में क्यों प्रॉब्लम है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में खासकर इंडिया की भी कुछ खास चीज़ें हो जाती है, कुछ अपने प्रॉब्लम है इनहेरेंट उर्दू फारसी को लेके खासकर। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खसूसी मेहमान हैं। मेहताब आलम जो है वो मल्टीलिंगुअल जर्नलिस्ट है। मैं उन्हें करीब 10-12 साल से जानता हूँ, उनके जामिया के दिनों से। उन्होंने इंग्लिश, उर्दू, हिंदी तीनों लैंग्वेज में ही वो जर्नलिज्म करते हैं। मोस्ट रिसेंटली वो वायर उर्दू के फाउंडिंग एडिटर थे और अभी भी द वायर से जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा ये BBC उर्दू के लिए और दूसरे और भी न्यूज़पेपर और मीडिया के लिए लिखते रहते हैं। इन्होंने इनकी जो स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज़ है, वो ह्यूमन राइट्स और लॉ एंड गवर्नेंस इश्यूज़ पे ये खासकर ज़्यादा लिखते हैं। और फाबिया सईद जो है उन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। इनफैक्ट उनकी पॉडकास्ट जो क्विंट पे आती है उर्दू नामा, उसके वाकिफ़ होंगे। वो भी जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पॉडकास्ट और रेडियो में काम किया है अच्छा खासा। और आजकल खासकर अपने पॉडकास्ट जो क्विंट पे रेगुलर करती हैं उर्दू नामा, उससे चर्चे में रहती हैं। तो ये दोनों हमारे एक खास मेहमान हैं। उसके अलावा हमारे जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उर्दू, फारसी और अरबिक के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाद में। तो इन कुछ अल्फाजों के साथ, मेरी उर्दू खुद बहुत अच्छी नहीं है, ऑल्दो आई क्लेम कि मेरी मदर टंग उर्दू है। तो इस कुछ अल्फाजों के साथ मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेहताब आलम का और फाबिया सईद का। और मैं रिक्वेस्ट करूँ, और फॉर्मेट ऐसा होगा कि पहले 10 मिनट मेहताब भाई बोलेंगे और उसके बाद फिर फाबिया सईद बोलेंगी, और उसके बाद फिर साबिर अहमद जो है वो स्नैप के बारे में बताएंगे, और फिर हम लैंग्वेज कोर्स जो कोर्सेज के टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। मेहताब भाई, आपसे शुरू करते हैं। शुक्रिया रियाज भाई, शुक्रिया स्नैप, शुक्रिया नो योर नेबर। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं जब इसके बारे में जाना, मतलब कि ये कोर्स होने वाला है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मतलब मेरे कई सारे दोस्त ये कोर्स करना भी चाह रहे थे। एक दो लोगों ने कांटेक्ट भी किया, एंड फॉर्चुनेटली अभी हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। तो दिस इज इंडीड अ वेरी, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत है। एंड आई होप कि और जगह भी ऐसी शुरुआत हो। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं कि अरबिक, पर्शियन या उर्दू सीखना क्या, मतलब उसका क्या रेलेवेंस है, मुझे लगता है सबसे बुनियादी सवाल जो है वो ये कि लैंग्वेज सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ये इसलिए भी कि अगर हम देखें, हम अपनी अपब्रिंगिंग को देखें, या हम अपनी स्कूलिंग को देखें, या तो वहाँ लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अगर हम सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ दें, क्योंकि उसका एक प्रोफेशनल वैल्यू हो गया आज के ज़माने में, एंड यू कांट सर्वाइव विदाउट इंग्लिश,
knowing English, being fluent in English, मुझे लगता है कि जो दूसरी जबानें हैं, चाहे वो हमारी मादरी जबान हो, मदर टंग हो, या फिर दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस या दूसरी लैंग्वेजेस है, वो हो, इंक्लूडिंग उर्दू, और मैं कहूँगा बांग्ला और हिंदी और मतलब दूसरी जितनी भी जबानें हैं। भले ही अभी आपने हाल के दिनों में एक खबर पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो 12th का एग्जाम हुआ, उसमें अराउंड एक बड़ी तादाद बच्चों की वो हिंदी में फेल हो गए, बावजूद इसके कि आप जानते हैं कि हिंदी इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है, और उसके तहत बहुत सारी जबानें आती हैं जो हिंदी का हिस्सा बन जाती है, मसलन भोजपुरी, मैथिली, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो इसका भी मतलब कोई जबान जानना, मतलब सिर्फ बोल लेना, और उस मतलब जिसको उर्दू में जबानदानी कहते हैं कि जबान को समझना और उसमें फ्लुएंट होना, उस दोनों में फर्क है। और इसके लिए मुझे लगता है, क्योंकि जो कोई भी एक जबान है, लैंग्वेज है, वो बोली से बहुत आगे की चीज है। हम आमतौर पर किसी को हिंदी आती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी का माहिर हो। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अब फंक्शनल अंग्रेजी से वाकिफ हैं, हमको फंक्शनल अंग्रेजी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी के माहिर हो। हमको अंग्रेजी की चीजें आती हो, हमको शेक्सपियर के बारे में मालूम हो, हमको अंग्रेजी लिटरेचर का पता हो, और सारे डेवलपमेंट का पता हो, लेकिन तो ये एक चीज है। मेरी समझ में, जो मेरी समझ है और जो जहां तक मैंने समझा है, वो ये कि आप जब एक दूसरी जबान सीखते हैं जो आपकी जबान नहीं है, उसके अलावा, तो आप एक दूसरी दुनिया, आपके लिए एक दरीचा खुलता है, एक दूसरी दुनिया का दरीचा खुलता है, और आप एक दूसरी दुनिया से वाकिफ होते हैं। मसलन अगर मैं एक ऐसी जगह से आता हूं जहां हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, या मैं हिंदी उर्दू पढ़ना चाहता हूं, तो अगर मैं जब बांग्ला सीखता हूं, तो मेरे लिए एक अलग वर्ल्ड व्यू, मतलब एक अलग वर्ल्ड के बारे में जान पाता हूं। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि मैं बांग्ला जाने बिना वेस्ट बंगाल की चीजों से किसी हद तक वाकिफ हो जाऊं, हाँ, किसी हद तक वाकिफ हो जाऊं, लेकिन अगर मैं बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसके नुआंसेस से वाकिफ होना चाहता हूं, उसके उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहता हूं, तो शायद मुझे उसके लिए बांग्ला सीखना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि जबान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जबान सिर्फ उसकी मतलब जाहिर है कि प्रोफेशनल वैल्यू तो है ही, लेकिन आप का वर्ल्ड व्यू मतलब एक्सपेंड होता है। और क्योंकि सिवाय जब तक आप सोर्स लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होंगे, ट्रांसलेशन किसी हद तक तो कारगर चीज हासिल हो सकती है, लेकिन आप ये समझें कि ट्रांसलेशन के जरिए आप उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे, सही तरह से समझ पाएंगे, या उसकी जो सेंसिबिलिटीज हैं, उसका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझ पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जिन 3 जबानों की बात हम अभी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी से जोड़ दिया गया है। लेकिन वही अलमिया नहीं है। दैट इज नॉट द ओनली ट्रेजेडी विच हैज हैपेंड with especially with Urdu and to some extent Persian and Arabic, कि उसको मुसलमानों और इस्लाम से जोड़ दिया गया। जैसे अरबिक, अगर हम इंडिया में अरबिक की बात करें तो आमतौर पर वो समझा जाता है कि अगर आपको इस्लाम में दिलचस्पी हो या इस्लाम से, तो फिर मतलब अरबी जानना जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली पर्शियन में भी कि अगर आपको रूमी, शिराजी और पर्शियन पोएट्री में दिलचस्पी हो। उर्दू के साथ अलमिया ये हुआ है कि वो मुसलमानों की जबान बनकर रह गई है प्रैक्टिकली,
I'm not saying there are not people, non-Muslim people who मतलब जिनको उर्दू नहीं आती है या उनकी उर्दू से रग़बत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली large chunk of Urdu speaking people, Urdu knowing people, and those who read and write and practice Urdu, those who are the practitioners of Urdu, are from a particular community. तो वो चीज है. लेकिन अगर वो इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है, खास तौर पर उर्दू जो एक मसला तो ये होगा कि उसको एक खास कम्युनिटी से जोड़कर जोड़ दिया गया है. लेकिन दूसरा मसला ये हुआ कि उसको खास तौर पर लिटरेचर से जोड़कर जोड़ दिया गया है कि अगर आपकी दिलचस्पी शेर व शायरी में है और किसी हद तक अफसाना मतलब शॉर्ट स्टोरीज में है, अगर आप मंटो इस्मत को पढ़ना चाहते हैं तभी उर्दू सीखें. उससे ज्यादा ऐसा महसूस होता है या ऐसा महसूस कराया जाता है कि उसके बियॉन्ड उसकी कोई अहमियत नहीं है. बट इफ यू लुक एट द लिटरेचर, मतलब मैं जब लिटरेचर लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अदब के सेंस में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, और स्पेशली पिछले दिनों में, जो मतलब नॉट हाल के दिनों में, बट इन द पास्ट विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड विच इज वेल बियॉन्ड जस्ट लिटरेचर, मतलब लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये एक चीज है. तो चाहे वो उर्दू हो, इसी तरह से अगर हम पर्शियन की बात करें तो पर्शियन में भी अगर मान लिया कि अगर किसी की दिलचस्पी है या कोई इसमें अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहता है कि मिडिवल जो इंडिया है उसमें क्या हुआ था, तो कोई शख्स जो उसमें डीप डाइव जाना चाहता हो, उसको अच्छी तरह से समझना चाहता हो, अगर वो पर्शियन और उर्दू से वाकिफ ना हो, उर्दू और फारसी से वाकिफ ना हो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल चीज होगी. और इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग जो सोर्स लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होते हैं, वो अपने रिसर्च में, वो अपने जजमेंट्स में, वो अपने कमेंट्री में बहुत तरह की गलतियां करते हैं. सिमिलरली आप ये देखें, एक और चीज आजकल फैशन है खासतौर पर फारसी के हवाले से, कि लोगों को रूमी और शिराजी जो है वो बहुत पसंद है. लेकिन आप देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है, खासतौर पर एक साहब हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, वो एक लंबे अरसे से कोई मतलब 2-3 दहाइयों से 2-3 डिकेड से रूमी को और शिराजी को पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं. उमैद सैफी नाम है उनका. उन्होंने बताया कि किस तरह से रूमी और शिराजी के ट्रांसलेशन के नाम पर, जो हम अंग्रेजी में उनके नाम पर पढ़ते हैं, उनके कोट्स पढ़ते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं, दरअसल वो रूमी या शिराजी का है ही नहीं. वो कोई एक अलग ही चीज है जो रूमी के नाम. तो फेक रूमी, फेक जैसे आप हर रोज देखते होंगे कि फेक गालिब, फेक इकबाल और फेक ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है. तो अगर आप जबान से वाकिफ होंगे, और मेरा तजुर्बा खुद का ये है कि खासतौर पर दो जबान, अगर आप पर्शियन और उर्दू खासतौर पर हिंदुस्तानी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जगह से आते, मैं ये बात शायद साउथ इंडिया के बारे में, मतलब तमिलनाडु और केरला के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, इन सब जगहों में के लोग जो हैं, जिनकी मादरी जबान भले ही उर्दू या फारसी ना हो, उनके लिए ये सीखना बहुत आसान है. उसकी एक वजह ये है कि वी ऑलरेडी हैव अ वोकेबलरी जो उर्दू और पर्शियन का हिस्सा है. अभी हाल की बात है कि साबिर भाई बता रहे थे, साबिर भाई जो कि स्नैप और नो योर नेबर्स के से जुड़े हैं और उसको लीड कर जुड़े हैं, वो बता रहे थे कि कैसे बांग्ला डिक्शनरी में कोई 8700 ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू, पर्शियन और अरबिक से लिए गए हैं. तो वो भी चीज है.
तो और खास तौर पर अगर आप हिंदी की किसी हद तक वाकफियत हो तो जो ग्रामर है उसमें भी, उसके जरिए भी सीखना बहुत बहुत आसान है। मुझे लगता है कि लैंग्वेज सीखना और खास तौर पर उर्दू, अरबिक सीखना और पर्शियन सीखना, जानना, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि एक एक आपके समझ, मतलब आपकी समझ में, आपकी थॉट में और एक डाइवर्सिटी आती है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जो, मतलब खासतौर पर हमारे यहाँ जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि कभी भी कोई भी स्टोरी जो सिंगल सोर्स्ड हो, जिसकी बुनियाद सिर्फ एक सोर्स पर हो, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक से ज्यादा जबान, मैं उससे मतलब ये डिराइव करके, नॉट वो दोनों रिलेटेड है, लेकिन मैं ये डिराइव करके कहना चाहता हूं कि ये कि अगर आप एक से ज्यादा जबान जानते हैं तो आपके आप ज्यादा डाइवर्स होंगे, आप ज्यादा लोगों के ख्यालात समझ पाएंगे और फिर अपना कोई जजमेंट और कोई एनालिसिस बना पाएंगे। मुझे लगता है वो इसलिए भी लैंग्वेज का जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप देखेंगे कि लैंग्वेज जानना कल्चरल डाइवर्सिटी को इंश्योर करने में, कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है खासतौर पर हिंदुस्तान की, कि अगर आप कल्चर्स को समझना, कल्चर और लैंग्वेज बहुत मिली जुली चीजें हैं, दे आर वेरी क्लोज। सो थ्रू मतलब लैंग्वेज आप कल्चर तक भी पहुंच सकते हो, और कई दफा ये होता है कि आप कल्चर के जरिए जो है वो जबान तक पहुंचते हैं। मसलन मुशायरे के कल्चर से लोग, मतलब शायरी के कल्चर से या शायरी के महफिलों से लोग जबान की तरफ, उर्दू जबान की तरफ आते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हाल के दिनों में हमने देखा है कि, और अभी आप ये देखें कि अभी गूगल ने एक सर्वे किया था पेंडेमिक के दौरान। मेहताब भाई माफ कीजिएगा, 2-3 मिनट में आप वाइंड अप अभी कर लीजिए, फिर हम बाद में वापस आएंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे बस ये लास्ट बात ये कहनी थी कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने हाल के दिनों में देखा है कि जो लैंग्वेजेस हैं, पर्शियन, अरबिक तो खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां अरबिक वहाँ की लैंग्वेज है, तो आपके लिए प्रोफेशनल मतलब एडवांटेज भी है। वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप वो जबान जानते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितने, लेकिन अच्छे खासे ऐसे कंट्रीज हैं जहां अरबिक बोले जाते हैं। दिस इज द पर्शियन को भी ले लें आप। उर्दू में भी आप देखें कि हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि लोग उर्दू की तरफ रागिब हो रहे हैं, और इस तरह से जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने यहाँ इसको शामिल करने की कोशिश कर रहे थे हैं। और एक आखिरी बात यह कि अभी हाल के दिनों में जो गूगल ने और एक और ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक सर्वे किया था, तो उसका ये रिजल्ट रहा कि ज्यादातर लोग अपनी जबान में, और आप हमें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो मतलब हिंदुस्तान की टॉप 10 जबानें जो हैं उसमें 7वें नंबर पर उर्दू है। तो अपनी जबान में चीजें पढ़ना और समझना ज्यादा रिलायबल समझते हैं। तो ये भी एक चीज है। ये कुछ बातें थी, आई डोंट नो हाउ यूजफुल इट वाज, पर आगे कुछ सवालात होंगे तो मैं उसमें हमारी बातचीत होगी। शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू। शुक्रिया मेहताब भाई, बहुत यूजफुल थी। इनफैक्ट हम वापस आएंगे आपके पास और कुछ सवाल भी, कुछ डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले हम फाबिया के पास चलते हैं। फाबिया, आप शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस कोर्स के लिए, बहुत ही ज़रूरी काम आप कर रहे हैं। जब मुझे पता चला स्नैप अकेडमी के इस कोर्स के बारे में, सो इट वाज एक्चुअली whiff of fresh air, something that is needed by so many people.
एंड दिस परहैप्स इज द मेन रीजन जो मैंने जो उर्दू नामा की मैं बात करूंगी यहाँ पे, उर्दू नामा जिस लिए स्टार्ट किया था उसकी अहम वजह यही थी, जैसे भी मेहताब ने बताया कि फेक गालिब, फेक इकबाल इतने सारे हो गए थे कि आपको उर्दू समझने और बोलने वालों के लिए एक थोड़ी चैलेंजिंग चीज थी ये, कि इसको आप करेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ करेक्टिव मेजर, या यूं कहिए कि उर्दू तक पहुंचने के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसमें से मुझे लगा कि पॉडकास्ट का एक चैनल हो सकता है पॉसिबल। और मेहताब एक्चुअली मेड सम रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मेरे जो पॉइंट्स थे जो मैंने तैयार किया था कोई खास अलग नहीं है उससे। बहुत सख्त ज़रूरत है उर्दू को सीखने की, सिखाने की, क्योंकि हम एक डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं, हम मल्टीलिंगुअल हैं, मल्टीकल्चरल हैं। जबान सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती है, जबान के साथ एक लाइफस्टाइल होता है, जबान के साथ एक कल्चर, एक हिस्ट्री आती है। उस हिस्ट्री को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उस डाइवर्सिटी को जबान को बोलने वाले जो लोग हैं, आप उन तक भी शायद नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी यही है कि उर्दू, Persian, Arabic, these languages have actually been seen as a marker of a religion, marker of a certain community. अगर उस मार्कर को हम समझें कि जबान जो है वो मजहब से काफी अलग होती है, अगर आप शायरों को भी लें, गालिब को, तो उनकी शायरी तो कोई खास रिलीजियस है नहीं, वो तो मतलब शराब की बात करते हैं, शबाब की बात करते हैं, उनकी जो पोइट्री है वो तो उन चीज़ों से लेस है। तो फिर ये जबान रिलीजन से हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक चीज़ ये समझने की है। अब रेलेवेंस और जो सोल्यूशन है उनको समझने के लिए चैलेंजेस के बारे में बात करनी होगी। उर्दू जो है उसके साथ कई लेवल्स के ऊपर चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस आपके कल्चरल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो इकोनॉमिक हैं। अब आप शायरी को और लिटरेचर को कह तो दें कि हाँ भाई इसको पढ़ के हम उर्दू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ही महदूद कर देता है स्कोप। Unfortunately, I have to say this. My podcast उर्दू नामा, मैंने कोई इसको ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ा है, रिवायती तरीके से उर्दू नहीं पढ़ी है मैंने, तफरीहन करती हूँ क्योंकि सहाफत मेरी या तो अंग्रेजी में रहती है, हिंदी में रहती है। उर्दू के लिए जो पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके पीछे यही मकसद था कि हम एक तरह की जो मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट है इस जबान का, इस जबान में जितने भी राइटर्स ने लिखा है, चाहे वो साहिर हो गए हैं, वो पंजाब से आते हैं, और इस तरह के जब आपके फ्रेजेस सुनने में मिलते हैं उर्दू लिटरेचर के अंदर के बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, तो एक उर्दू लिटरेचर के अंदर राम को क्यों इन्वोक किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो एक गंगा जमनी तहजीब को समझने के लिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए उर्दू की इतनी समझ तो होनी चाहिए कि चले ठीक है, पोइट्री ही सही, एक चैनल आपके पास है जिसका हाथ पकड़ पकड़ के, टटोल टटोल के आप उर्दू तक पहुंच रहे हैं। अब बात आती है कि उर्दू को हम सिखाएं किस तरह। इसके भी कई चैलेंजेस हैं। किसी भी भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए उसको स्कूलों में आपको सिखाने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी लेवल के ऊपर मसला है, तो वो हल होना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, और होती भी रहती हैं। उसके बाद ये है कि भाई अगर स्कूलों में हमने चलिए शुरू भी कर दिया, बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स होते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट किस तरह करें, उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। हर कोई जाता है स्कूल में, इसलिए पढ़ता है, तालीम हासिल करता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कमाने लगेंगे। उर्दू के साथ ऐसे कमाने वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो एक चीज है, वो नहीं है। I mean, that's really lacking, and that's something that most of the scholars and activists and people who are working in this field are struggling with, कि उर्दू को हम किस तरीके से एक पैसा कमाने वाला माध्यम बनाएं। तो वो एक उसकी चीज जो है, वो परेशानी है, उसे एड्रेस करना पड़ेगा। सहाफत की भी अगर हम बात करें, बहुत सारे उर्दू के पेपर्स होते हैं, लेकिन उसमें एडवर्टाइजर्स कहाँ से आएंगे, वो एक मसला होता है। तो ये पॉलिसी लेवल के ऊपर है, ये इसके ऊपर अलग अलग तरह से डिस्कशंस अभी होने बाकी हैं। हम क्योंकि जर्नलिस्ट्स हैं, हमारी
कोशिश यही रहती है कि अगेन आई डू जर्नलिज्म इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो मैं अपने लेवल पे जितना कर सकती हूँ, जितने लोगों से बात करती हूँ, तो उनसे बात करके मुझे यही समझ आता है that although they are English or Hindi speakers, but they're very familiar with the sound of Urdu. So whatever conversation I'm trying to have with them, they are able to understand it. और आप मेरे पॉडकास्ट के वर्ड्स ही देख लीजिए, शिकवा, तकल्लुफ, आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन मैं क्यों इतने सिंपल से वर्ड्स लेती हूँ? क्योंकि ये एक तरह का कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। इससे बात करते 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 आप तहों तक पहुंचते हैं उर्दू शायरी की। तो ये एक तरीका मुझे लगा, समझ आया और मुझे फीडबैक भी अच्छा मिला। तो एक तरह की हिम्मत भी बंधी, एक तरह का कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ भाई, there are people who really want to learn the language in a different way. अब वो different ways क्या हैं, वो of course अलग अलग तरह से लोगों को समझने पड़ेंगे। हाशिए पर definitely जा चुकी है ज़बान, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को जब तक समझेंगे नहीं, एड्रेस करने की बात मेरे ख्याल में आ नहीं पाएगी। सो अगेन मेजर इशू यही है कि इसको किसी मजहब से ना जोड़ें। जावेद साहब की एक बात मुझे याद आई कि उन्होंने कहा था कि हिंदी को हमने हिंदी को सैफरनाइज कर दिया है और उर्दू के हाथ में हमने तस्बीह दे दी है और उसको दाढ़ी लगा दी है। सो इस चीज को किस तरह से खत्म करना है, ये तरीके ढूंढने बहुत जरूरी हैं। एंड अगेन तालीमी लेवल के ऊपर, एजुकेशन के लेवल के ऊपर किस तरह से इंस्टीट्यूट्स इसको स्टार्ट करते हैं। स्नैप का ये जो इनिशिएटिव है, इट्स एक्चुअली अ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी टाइमली इनिशिएटिव। तो इस तरह के और कैसे स्टेक होल्डर्स समझते हैं इसकी ज़रूरत, वो डिपेंड करता है। सो ऑफ कोर्स आई हैव सम पॉइंट्स बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी शॉर्ट। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया फाबिया। सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं एक दरख्वास्त करूंगा आप दोनों से कि चैट बॉक्स में आप दोनों के लिए खासकर कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो मैं साबिर अहमद से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो क्यों ये कोर्स शुरू किया जो आप लोगों ने बताया, तो उसके बारे में 2 मिनट बोले, 5 मिनट 2-4 मिनट के लिए। मीनवाइल आप दोनों से दरख्वास्त है कि आप एक बार चैट बॉक्स अगर देख लेंगी तो आपको आसानी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ मी रिपीटिंग क्वेश्चंस एवरी टाइम। अगर आप चैट बॉक्स आप अगले 2-3 मिनट में दोनों लोग चैट बॉक्स देख ले तो आसानी हो जाएगी आपको। अगला ये जब हम सवाल पूछेंगे उन सब पॉइंट्स को भी आप टेकअप कर पाएंगे इस बारे में। तो मैं साबिर अहमद से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बताए कि क्यों शुरू किया, कोलकाता से क्यों शुरू करने की जरूरत पड़ी। हम ऑल्दो ये कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा लोग कोलकाता और बंगाल से हमारे टारगेट जो ये है वो होंगे। ऑल्दो कुछ एप्लीकेशंस दिल्ली से और दूसरे स्टेट से भी आए हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो बंगाल पे है। और क्यों ज़रूरी है यहाँ बंगाल में, इसके बारे में साबिर भाई 2-3 मिनट बोलेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस देख ले, मेरे भी कुछ सवाल हैं और भी कुछ लोगों के आई एम श्योर सवाल होंगे, उस पर हम फिर वापस आएंगे। साबिर भाई। Thank you, Riyaz. Thank you very much for, and I would also like to thank Mathabbai and Fabia for joining us today. Why we have started this course, actually the previous speaker has already elaborated, but we have some practical experience and which forced us to initiate this language. I'll talk about that. This is the we conduct a program called Know Your Neighbor. To know your neighbor. From 2016, and frequently what happened, even in a simple words, one thing is, this language are mostly, as our previous speaker already said, that attached to this particular religion. So that is one, always a cause of anxiety. Why, like for example, what is the relevance of learning Arabic? So I just respond, beside learning Arabic as a Muslim to read Quran, and the Arabic is also figured in the UN language list, one of the 5 languages. So in terms of its practical applicability, the job market in a high in high positions, so this language also treated as a priority language. Beside that, whole lot of misconception, myth around all this language, even the media and the regional languages
every day almost, I closely follow, I write for the regional newspaper here, how they, even the common language, they misrepresent if it is associated with any of these languages. For example, in every time when Eid, what is the Eid al-Juha, what is Eid al-Adha, what is Eid al-Fitr? Eid, they don't know the meaning of the Eid. Although, like a few days ago, they're writing, confusing people, and also, the misuse of the word like Muharram. They sometimes more, some people friend happy Muharram kind of thing. So in order to break the myth of, one is the language attached to only to the Muslims, that's not the true in Indian context also, many non-Muslim has contributed for the development of the Urdu and Persian. Particularly in Bengal, the first Persian newspaper was started by Raja Ram Mohan, that is from Bengal. So and also here from the Bengal, for both the development of this language, especially Parsi and Urdu, there are a whole lot of contribution with the establishment of Ali University and the Bengali middle class who started learning these languages. So that was important to know our past accurately, to go to the source instead of depending on the, like for example, Mehtab Bhaja said fake to mean, a lot of misinterpretation based on the maybe sometime on the translation used for the purpose of attacking a particular community. And this time, when in the name of hyper nationalism, how every day these languages are being attacked, you all of know why all of a sudden the name of Dehradun was in Urdu, Dehradun in hill station, Dehradun Urdu inscription was there, that was removed, and forcefully Sanskrit inscription was there instead of the Urdu. So it is in a time of as Fabia and Mahtab also highlighted the culture of diversity. That was the main premises of Know Your Neighbor. We want to celebrate the diversity of India, not the one nation, one language, everything is one. No, there is a beauty in diversity. We want to celebrate that, and no language, no civilization can prosper without the assimilation with the others. For example, as Mehtab Bhaja has already mentioned that I'm doing a kind of research on this. I have found more than 8,000 Arabic, Urdu, Persian languages are regularly used in Bangla. For example, sometimes there is a protest, and this protest is not current protest. Maybe 100 years ago, there is an attempt to remove the Persian word from the usage of the Bangla. And the dictionary is with me, and horrible translation alternative was given there to reject the Arabic Persian influence on the Bangla. For example, they want to reject this language, and they use word batil. And batil in Bangla actually it originated from Arabic batil. So this became sometimes ridiculous to impose artificial translation of those words which has no meanings at all, has lost its ground. But they want to remove all this contribution of this language. Our main purpose is to celebrate our diversity through language, culture, break the myth and misconception about certain word, much overused word is jihad, and yeah. So this is the main purpose. I want to stop here, and there are many queries, so our guest will also answer that. Thank you very much for joining us today once again. Thank you. Thank you, Sabir bhai. So I will come to questions. I hope Mehtab bhai and Fabia read the questions and comments in the chat box. So I will come to questions in a bit. So taking up from what Sabir bhai said, the one problem, especially with Urdu, but also with Arabic and Farsi, in Bengal becomes, maybe this is my question actually, which I'm asking to all three of you, is that in Bengal somehow there is this kind of Bengali subnationalism, which sees like Hindi and Urdu as sort of enemy language, if I may say so. That kind of feeling has come, not just among Bengali Hindus, but also among Bengali Muslims generally, not with Arabic, of course, because Arabic again is associated with learning Quran and Islam, but especially with Urdu, there seems to be some kind of like huge gap, I would say, like huge
communication gap, and the politics also has its role in it. Of course, the creation of Pakistan and particularly the language movement and later the creation of Bangladesh has played its role in this politics, even in Bengal, even in this side of the border actually. In such an environment, learning Urdu, how difficult or easy would it be, for you to launch this program, Sabir bhai? And my question to Mehtab bhai and Fabia is that taking it to rest of the country, uh, uh, same happens with Farsi. Like say till even in British time, उर्दू was जो उर्दू थी वो एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और उर्दू में ही सारे चीज़ें अवेलेबल है, सारे जो कोड डॉक्यूमेंट्स हो या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो। ऐसे में अगर के उर्दू और फारसी के जो आप लोगों ने कहा हाशिए पे चली गई है, तो उसको फाइट करने के लिए उसको मतलब उस जो साबिर भाई ने भी वो एग्जांपल दिया कि कैसे देहरादून में बोर्ड चेंज किए गए, तो जो एक काइंड ऑफ देयर इज एपैथी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम सिविल सोसाइटी लेवल पे भले ही लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर के हम जब सिर्फ एपैथी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अब जब तक हम कह सकते हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट थी तो एपैथी थी, अब तो एक तरीके से एनमिटी हो गई है जो अभी करंट गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इन लैंग्वेजेस को सीखना कितना आसान होगा? ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आप उर्दू की किताब या अरबी की किताब अगर के ट्रेन में या बस में लेके बैठे हैं तो यू हैड टू फेस द बैकलैश। तो ये सवाल मेरा मेहताब भाई से और फाबिया दोनों से। मेहताब भाई और जी मेहताब भाई। जी 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 तो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद दिस बंगाल सिचुएशन। हाँ, तो एक चीज तो मुझे हिस्ट्री के बारे में ये भी बतानी थी कि ऐसा माना जाता है कि उर्दू का पहला अखबार जो शुरू हुआ था वो बंगाल से ही शुरू हुआ था, कोर्स मतलब कलकत्ता से, जिसका नाम जामे जहानुमा एक अखबार था जो कलकत्ता से निकला था। तो ये तो एक हिस्ट्री है। जहां तक ये इनिमिटी की बात है, मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन है और उसको बहुत डेलिकेटली डील करने की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि जहां एक तरफ से जो बंगाली शोविनिज्म का कंट्रीब्यूशन है, शोविनिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, सिमिलरली जो उर्दू शोविनिस्ट हैं, कल्चरल शोविनिस्ट स्पेशली, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए एक किस्म का रिजेंटमेंट भी रहता है। मैंने खुद दिल्ली के अंदर जो बांग्ला भाषी, जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, उनको कम मुसलमान के तौर पर देखे जाने पर, सिंस दे डिडंट नो उर्दू और सिंस दे कुड नॉट स्पीक प्रॉपर उर्दू, quote unquote proper Urdu, they were मतलब as if they were treated and they are treated as if they were or they are lesser Muslims. तो ये मुझे लगता है, और that's why I think it is important to क्या नाम है, important to de-link Urdu from religion and not just say it but to practically do it. As far as I'm concerned, I don't think the golden period or the golden age. Sorry मेहताब भाई, लेकिन आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सके तो अच्छा होगा। Sure, हाँ, या अब ठीक है? अब ठीक है जी? माशाल्लाह, आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, आपने वीडियो ऑन कर लिया। हाँ, सो व्हाट मैं ये कह रहा था कि डीलिंक करने की जरूरत है, जबान को और मजहब को डीलिंक करने की जरूरत है। और न सिर्फ हम कहते तो जरूर हैं, I mean we keep repeating that both are not linked, but we hardly do things to say make it practical, जिसमें जबान और उसको सेपरेट किया जा सके। जैसे मसलन ये है कि मतलब नॉर्थ इंडियन कल्चरल शोविनिस्ट और द नॉर्थ इंडियन Muslims would always say, expect that a person from
कोलकाता और दिनाजपुर और से any other part of Bengal should know Urdu or should understand Urdu. I think this is unfair. इसकी वजह से फिर वो टेंशन पैदा होता है। तो उसका एक पहलू ये है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें एक अप्रोच जो हो सकता है वो ये कि आप जबान को उसकी मतलब वेदर दैट इज मादरी जबान और नॉट। जैसे मैं जानता हूं कि कलकत्ता में या अलग अलग इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनकी मादरी जबान बंगला नहीं है, उनका मदर टंग बंगला नहीं है, उनकी मादरी जबान उर्दू है या हिंदी है। तो मेरा ये कहना है कि उसको मादरी जबान के तौर पर अगर हम पिच करें, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो उसमें फिर आसानी होगी। तो ये मुझे लगता है ये एक अप्रोच हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमको ये समझना चाहिए कि उर्दू का या पर्शियन का जो गोल्डन एज था वो वापस नहीं आने वाला है, एंड वी शुड नॉट ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम उर्दू को जितना जितना मॉडर्न बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो जो मतलब मैं हिंदी से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि हिंदी इंडिया की सबसे बड़ी जबान है, और फॉर दैट मैटर आप देखें कि उर्दू की वो हैसियत है पाकिस्तान में जो इंडिया में हिंदी के है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि उर्दू वहां पर कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजी की चीजें अवेलेबल हो, मेडिसिन की चीजें अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगाने और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मदर टंग पर। तो मुझे लगता है वो जो टेंशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। एंड आई थिंक एक मतलब अगर ये डायलॉग शुरू हो जिसमें एक दूसरे को समझ पाए, कन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग हो, जो क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो बंगाली को लेकर के बहुत हंगामा करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लोग उनका नाम जानते हैं, और वो बंगाल में उर्दू को लेकर के थोड़ा सा भी हंगामा करते हैं, लेकिन जब वो बंगाल से बाहर आते हैं और एक नेशनल लेवल पर अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं नॉन हिंदी का, तो फिर उसको उसमें उर्दू को इंक्लूड कर लेते हैं। तो वी हैव टू सी कि कहां पर कैसे हम इसको वो कर सकते हैं। एज फार एज कि कैसे ये चीजें रिड्यूस हो सकते हैं कि अगर कोई उर्दू पढ़ रहा है और पर्शियन पढ़ रहा है तो उसको एलियन के तौर पर नहीं देखा जाए, तो हमें लगता है कि जो मतलब उर्दू इज ऑलरेडी देयर इन आर मतलब इन ये जो इकोसिस्टम है उसमें ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट फोबिया किसी न किसी हद तक है। उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह है, दो वजह है। एक वजह तो ये है कि पीपल डोंट नो कि ये है क्या, दे कांट डिफरेंशिएट कि ये अरबिक है, ये पर्शियन है या फारसी है। फॉर दैट मैटर कश्मीरी भी उसी उसमें लिखे जाते हैं। पंजाबी में जो एक गुरुमुखी होता है और दूसरा शाहमुखी होता है, उसका शाहमुखी का स्क्रिप्ट भी वही पर्शियन स्क्रिप्ट है। तो उसकी जानकारी की कमी की वजह से ये चीज होता है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। और दूसरा इस पर एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि अगर आप स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं तो आप कितने बड़े खजाने से और कितने बड़े मतलब जो बहुत बड़ा लिटरेचर है जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सका है और जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, उससे कैसे आप महरूम रह जाते हैं, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो आई थिंक पीपल विल बी मोर ईगर टू लर्न उर्दू। एंड लास्ट थिंग कि अगर हम इसको प्रोफेशनली वायबल बनाएं, डेवलप करें, जो मौजूदा दौर की चीजें हैं उससे जोड़ें, तो इसको आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
जी शुक्रिया मेहताब भाई, ये आपने सही कहा, खासकर जो बंगाल की पॉलिटिक्स बोले तो ये जो अगर जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, वो दोनों तरफ से है। और एक सर्टेन काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ अगर कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अमंग सो कॉल्ड हिंदुस्तानी स्पीकिंग मुस्लिम्स, वो बंगाली मुस्लिम को लेसर मुस्लिम की तरह देखते हैं। मैं आपसे इस बात से अग्री करता हूँ। फाबिया, आप कुछ इस पे आपके जो सवाल है उस पर कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही बात आपकी कि लेसर मुस्लिम के तौर पे उनको देखा जाता है जो कि उर्दू से वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं या उर्दू नहीं बोलते हैं। तो वही एक मसला आ जाता है कि उसको आपने दाढ़ी पहना दी है ज़बान को, तो वो आपको हटाने की ज़रूरत है। किस तरह से? उसके कई तरीक़े हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे सामने इतना बड़ा एक टूल है, वो है इंटरनेट। हर कोई इस समय इंटरनेट पे है। डिजिटल मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स तमाम सारे इस स्पेस के अंदर हैं। तो इसके ज़रिए हम इस ज़बान को किस तरह से लोगों तक एक्सेसिबल पहुँचाएँ और उनके अंदर वो खौफ हटाएँ कि जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो किस तरह से बैरियर बन जाती है। तो इस बैरियर को सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो एलिटिस्ट्स हैं उर्दू के अंदर, उर्दू स्पीकर्स में, उनका मानना ये है कि भाई ज़ेर ज़बर ठीक होना चाहिए, नुक्ते बिल्कुल जगह पे लगने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। किसी ज़बान को अगर आप बोलेंगे, अगर आप उर्दू में भी प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, तो जो अंग्रेजी अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो जो इंग्लिश ज़बान से वाकिफ़ होगा उसके कान को खटकेगा, वो कहेगा नो इट्स एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन, it's not certificate, it's certificate. So there's a certain way of speaking a language जो कि आपके हर ज़बान को सीखने के साथ आती ही आती है। उर्दू के साथ भी वही मसले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हम बहुत सारे डायलेक्ट्स में पले बड़े हैं, कानों में पड़ी हैं कई सारी भाषाएं, तो वो नुक्ते उस तरह से एपिग्लॉटिस काम नहीं करता है कई रीजन के लोगों का। तो उनको अपने दिल से ये खौफ पहले तो हटाना पड़ेगा कि अगर हमारा ज पे ज, वैसे मतलब पूरा ही बदल जाता है, ज, ज, क, ख और ख का, ग और ग का, तो इस बात की थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इट्स ऑल राइट इफ यू मिस अ नुक्ता, तो इट्स नॉट अ ह्यूज इशू एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग सेंस। अगर आप गालिब को पढ़ रहे हैं, अगर आप फिराक गोरखपुरी को समझ पा रहे हैं और उसकी अच्छे से आप तर्जुमानी कर रहे हैं जो भी उन्होंने लिखा है, so of course that itself is an evidence that you are a follower of a language, you are a speaker, you understand the language, right? उसी तरह से दूसरा तरीका जो मेरे समझ आता है कई बार, और हम लोग बात करते रहते हैं अपने न्यूज़ रूम में भी, कि भाई अगर उर्दू का अगर हमें कोई कंटेंट बनाना हो तो लोग तो समझेंगे नहीं अगर हम उस स्क्रिप्ट में लिखेंगे। कुछ दिनों पहले बीबीसी उर्दू ने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर रोमन के अंदर लिखने शुरू किए थे कैप्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरीज होती हैं फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। एंड मेरे घर में मेरा भाई, हम लोग ऑफ कोर्स उर्दू स्पीकर्स हैं सबके सब, लेकिन ही कैन नॉट रीड उर्दू द वे आई कैन और माई मदर कैन। सो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा इशू रहता है कि बीबीसी उर्दू की कई स्टोरीज होती हैं, आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट, सो व्हाट शुड आई डू। सो ये एक चीज उसके काफी मददगार साबित हुई। एंड देयर आर मेनी पीपल हु स्पीक उर्दू, लेकिन उनकी वाकफियत स्क्रिप्ट से उतनी नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल वे में उर्दू नहीं पढ़ी है। तो वही पॉइंट जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उर्दू की स्क्रिप्ट का जो बैरियर है वो तो तभी खत्म होगा जब आप स्कूल्स के अंदर उसकी तालीम शुरू करेंगे रिवायती तरीके से। खैर वो भी इज नॉट इजी एट ऑल। तो कल्चरल लेवल के ऊपर किस तरह से उर्दू आसान बनाएं, स्क्रिप्ट के खौफ को हटाएं किस तरह से, बहुत बड़े ये चैलेंजेस हैं। बॉलीवुड एक बहुत अहम चैनल है इसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है गाने हमारे सारे उर्दू में ही होते हैं। वो सारे जो एक्सप्रेशंस हैं मोहब्बत के, रोमांस के, वो आपको उर्दू के अलावा और किस में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक ताकत है, स्ट्रेंथ है इस ज़बान के अंदर, इसको समझा। और यही मेरा एक रीज़न था कि जब हम उर्दू बॉलीवुड को इतने अच्छे से जानते हैं तो फिर उर्दू तक पहुंचना मेरे ख्याल में हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बशर्ते हमको पता हो कि हमें किस तरह से इस कंटेंट को बनाना चाहिए, इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो वो थोड़े टेक्निकल चीजें हैं, वो हर कोई समझ सकता है, उसे सीखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टूल है इसके अंदर। तो इन सारी चीजों को एक तरह का you need to marry all these things with the challenge that Urdu needs to be made familiar,
लोगों तक एक्सेसिबल इसे कराना जरूरी है। तो उसको आप मॉडर्न किस तरह बनाएंगे और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं उसके साथ उर्दू को किस तरह आप आगे लेके जाएंगे, ये हमको अपने लेवल के ऊपर सोचना ज़रूरी है। इट रियली डेफिनेटली नीड्स a certain strategy, a lot of thinking must go in that. So again, it all depends on what kind of a content do you want to sell, how do you want to make the language really modern, and बात तो वही है, threatened होना खत्म करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ जबान है, और ये तो ऐसी जबान है जिसकी शुरुआत शराब और शबाब से हुई है। गजल के जो मायने हैं हमको ये सिखाया गया था स्कूल में कि औरतों से हुस्न और इश्क की बातें करना, तो ये रिलीजन कहाँ यहाँ पे आ गया है। तो इसको वो एलिटिज्म के अंदर हमको समझने की जरूरत है दैट उर्दू इज डेफिनेटली नॉट द लैंग्वेज ऑफ इस्लाम, नॉट एट ऑल। शुक्रिया फाबिया, आप हम सवाल की तरफ जाएंगे, पर आपने एक जो स्क्रिप्ट की बात की तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे मन में ही एक क्लिक हुआ कि ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा और शायद मेहताब भाई भी शायद इस पे बोल पाए। जैसे हम फारसी को ले तो ईरान और अफगानिस्तान में दरी और फारसी जो है वो उसी पुराने पर्शियन स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाती है। बिकॉज ऑफ रशियन एंड सोवियत इन्फ्लुएंस उज़्बेकिस्तान में पहले तो रशियन क्रिलिक स्क्रिप्ट में और अब आजकल लैटिन स्क्रिप्ट में पढ़ाते हैं, और ताजिकिस्तान में अभी भी वो क्रिलिक रशियन वाली स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। या तुर्क को हम ले तो तुर्क लैंग्वेज जो है वो टर्की में जो है पूरी लैटिन स्क्रिप्ट यूज़ करने लगे हैं। तो ये सब वो लैंग्वेज है जो ट्रेडिशनली फारसी या अरबिक स्क्रिप्ट में थी, लेकिन वो मॉडर्न हुई है। आपने जो बीबीसी की बात की, मॉडर्न एज इन आई मीन के यूरोपियन स्क्रिप्ट्स को उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए। जो आपने बीबीसी उर्दू की बात की कि वो कई बार रोमन स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ये डिबेट अक्सर हिंदुस्तान में चलता रहता है हिंदी को लेकर भी कि लैंग्वेज सीखने के लिए क्या लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग है। बहुत से लोग कहेंगे कि अलग है, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, इसको एकदम से हम अलग नहीं कर सकते। तो क्या ये वक्त की ऐसी डिमांड है कि उर्दू को अगर उर्दू कोई लैटिन स्क्रिप्ट में ही अगर सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो उसको आप सही कहेंगे, या आपको लगता है कि नहीं उर्दू सीखना ही तो ये इसी नस्तलिक या फारसी स्क्रिप्ट में ही हम उसको सीखें? रियाज, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स आप उसको इससे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क है और कितनी सारी ज़बानें ऑलरेडी यहाँ पर हैं। अगर हम ये डिबेट स्टार्ट करें कि भाई हर एक को अगर उर्दू आपको पढ़ानी है तो स्क्रिप्ट तो बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, आप उर्दू पढ़ाइए, स्क्रिप्ट के साथ ही पढ़ाइए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है ज़बान को समझने का वो स्क्रिप्ट के साथ ही तालीम देने के साथ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन उर्दू स्पीकर्स तक अपनी बात कहने की, तो उन तक आप किस तरह पहुंचेंगे? उन तक आप बोल के उर्दू पहुंचेंगे या उस जबान में उस स्क्रिप्ट में लिखेंगे उर्दू के उनको समझ आए? तो ये तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि कोई इंसान अगर स्क्रिप्ट को नहीं समझता है तो वो उर्दू जो इतना ज़ख़ीरा ऑलरेडी मौजूद है पोइट्री की फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में, इतनी खूबसूरत कहानियां हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को रीइंफोर्स करती हैं बार बार हम तक। इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस दैट वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो अगर हम उस जखीरे को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट का बैरियर बीच में आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। एंड दिस रियली मतलब इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, इसके ऊपर तरीके निकालने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स जो थे वो हैं, जो डेट्स हैं वो तो कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन कभी तो वो डिबेट खत्म होगा ना। पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी को जबान से हम आगे किस तरह बढ़ाएं, उससे टूट के अपने आप को किस तरह से एक बड़े मुद्दे के ऊपर आके ये जबान हर एक के कंजम्पशन के लिए हम अवेलेबल बनाएं, रेडिली अवेलेबल बनाएं। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज ये सिर्फ कल्चर या हाँ मतलब कल्चर के ही तक महदूद नहीं है, इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल डिबेट। तो आपको यू हैव टू and it definitely depends on strategy that you adopt. जी शुक्रिया। मेहताब भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि रोमन या लैटिन स्क्रिप्ट के थ्रू वो एक मीन्स हो सकता है, बट अपने आप में एंड नहीं हो सकता है। जब तक ये क्लैरिटी हो कि हम मतलब वो एक एंट्री पॉइंट है जिसके जरिए हम वहां पहुंचेंगे। क्योंकि
हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो लैटिन और रोमन स्क्रिप्ट की सेंसिबिलिटीज हैं वो उर्दू और नस्तालिक स्क्रिप्ट की सेंसिबिलिटीज से बहुत अलग है। तो सो काइंड ऑफ लिटरेचर, मतलब जो अलग अलग तरह के लोग जिस तरह के लिटरेचर या जिस तरह की चीज प्रोड्यूस कर पाए उर्दू में, अगर हम ये समझें कि गालिब या इकबाल या फैज या इस्मत या क्या नाम है और लोगों ने, मंटो फॉर दैट मैटर, हाँ, अगर वो लोग भी लैटिन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये कुछ चीजें तो उनके जमाने में भी शुरू हो गई थी, हाँ, ये बहस मतलब उनके जमाने में भी शुरू हो गई थी, तो अगर उसका इस्तेमाल करके उसी तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस कर पाए तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। बट हाँ, एंट्री पॉइंट के लिए आई थिंक तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जब कम्युनिकेशन की बात होगी कि एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है and I want to say share that information with someone who does not have that information, उस वक्त जबान जितनी आसान और स्क्रिप्ट, अगर हमको स्क्रिप्ट चेंज भी करना पड़े तो वो करना चाहिए, लेकिन ये एक मीन्स हो सकता है लेकिन एंड नहीं हो सकता अपने आप। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, जहां इसकी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उर्दू की तरफ या दूसरी जबानों की तरफ ऐसे टूल्स के थ्रू लाया जाए जिससे वो वाकिफ हों। मसलन फाबिया ने सही निशानदेही की कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का, पर क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि जितना भी मटेरियल मौजूद है उर्दू में या पर्शियन में या अरबिक में, वो जो है आप लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसफर कर सके और सही से ट्रांसफर कर सके। ये भी एब्सोल्युटली राइट। ये ट्रांसलेशन को लेके तो एक यही है कि जब जबान एक लाइफस्टाइल से जुड़ी है, कल्चर से जुड़ी है, तो आप ट्रांसलेट किस हद तक उस कल्चर को कर सकते हैं दूसरी जबान में। यहाँ तो हम लैटिन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट कि आपको रगबत दिलाने की जरूरत है लोगों को कि उर्दू के अंदर आइए, देखिए उर्दू के अंदर ये इस तरह की कहानियां लिखी गई हैं, एक हमारी तारीख है उसके, लेकिन वो रगबत दिलाने के लिए जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनका हमें बहुत सोच समझ के सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर आपको उसमें लैटिन या रोमन स्क्रिप्ट्स की भी मदद लेनी पड़े तो एक हद तक आपको लेनी पड़ेगी, बट यू रियली नीड टू मेक इट, यू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप कोशिश तो करिए। स्क्रिप्ट सीखने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक इट, you need to invite, and that could be one way to invite people. जी बहुत बहुत शुक्रिया फाबिया और मेहताब भाई, आप दोनों का। लगभग 1 घंटे हमने ये डिस्कशन किया। ये डिबेट तो ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाल्लाह हम ये डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप दोनों हमारे साथ कभी मौका दोबारा मिले तो जुड़ पाए। मे बी इस कोर्स के वैलिडिक्टरी में फिर से हम आप दोनों को इनवाइट करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अगर आपके पास वक्त है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप रहें ऑनलाइन। अब हम अपने जो लैंग्वेज के ट्यूटर्स हैं 3 उनको वेलकम करना चाहेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप दोनों लॉग इन रहें, अदरवाइज I thank you both for joining us, and you may leave if you have some other engagements. Thank you Fabia and thank you Mehtab bhai. Thank you आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्नैप का और नो योर नेबर का बहुत बहुत शुक्रिया।